हाँ भाई नमस्कार। देखो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन आज, खरपतवार, वीड। देखो ज़्यादातर चीज़ें जो वीड में है वो रटने वाली ही हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली भी हैं और बड़ी अच्छी समझने वाली हैं और क्वेश्चन भी वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि वीड है क्या। हिंदी में तो कहते हैं खरपतवार, सभी जानते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं पहले तो, जो रटने वाली हैं, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो खरपतवार टर्म है, ये जो शब्द है वो किसने दिया था। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये जो शब्द है टर्म वीड, ये किसने दिया था। तो साइंटिस्ट है यहाँ पर जेट्रो तुल। ठीक है, डायरेक्ट याद करना। आपको मालूम है इन्होंने एक किताब लिखी थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसी किताब में सबसे पहली बार खरपतवारिस, वीड शब्द का यूज किया था किसने, जेट्रो तुल ने। ठीक है, फादर ऑफ वीड साइंस भी इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ वीड साइंस। तो फादर ऑफ वीड साइंस भी जेट्रो तुल को ही कहा जाता है। ठीक है, और देखो इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ, कुछ भी खरपतवार से रिलेटेड, वीड से रिलेटेड अगर कोई इंस्टीट्यूट, किसी रिसर्च सेंटर की बात आ जाए तो आंख बंद करके आंसर लगा देना जबलपुर। देखो बात कब की है, 1989 की। कब की बात है, 1989 की। सबसे पहले बना था नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन वीड साइंस, NRC ऑन वीड साइंस। ऑन का हो या ऑफ का हो, नेशनल, NRC का मतलब है नेशनल रिसर्च सेंटर। चलो ऑफ कर देते हैं इसको, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वीड साइंस। ये कब बना था, 1989 में। और कहाँ बना था, जबलपुर में। ठीक है, ठीक 10 साल बाद, यानी कि इसके ठीक 10 साल बाद 2009 में ये जो NRC था, नेशनल रिसर्च सेंटर था, इसको प्रमोट कर दिया। प्रमोट करके इसको क्या बना दिया, 2009 में इसको बना दिया डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च, डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। ये भी कहाँ पर है, जबलपुर में ही है। बिल्डिंग वही है, बस नाम बदल दिया उसको, नेशनल रिसर्च सेंटर से उसको डायरेक्टोरेट बना दिया। डायरेक्टोरेट का दर्जा थोड़ा बड़ा होता है, इसका प्रमोशन कर दिया। ठीक है, उसके 5 साल बाद 2014 की बात करें तो अभी की बात है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया। बदलाव क्या कर दिया, ये जो साइंस शब्द ना इसको हटा दिया, इसका नाम बदल के क्या रख दिया, डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च। ये इसका नाम रख दिया, डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च। मतलब आज की डेट में जबलपुर में जो वीड साइंस का इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च। ठीक है, यहीं जबलपुर में एक इंडियन सोसाइटी बनाई गई, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस रिसर्च। देखो वैसे तो ये सोसाइटी पहले हिसार में थी, कहाँ पर थी, हिसार में, लेकिन बाद में हिसार से इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, जबलपुर में। यानी कि ये इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस रिसर्च भी जबलपुर में ही है। ये जो इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस रिसर्च है, ये एक जनरल निकालती है जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस, इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस। यानी कि ये भी कहाँ से निकलती है, जबलपुर से ही निकलती है। जबलपुर में कौन निकालता है इसको, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस रिसर्च। ठीक है, सब कुछ कहाँ घूम रहा है, जबलपुर में ही घूम रहा है। अब बात करते हैं वीड की डेफिनेशन की। वीड को समझो, वीड है क्या। कोई भी अनवांटेड प्लांट जो गलत समय पर और गलत जगह पर उग आया हो। ध्यान रखना, कोई भी अनवांटेड प्लांट। अपन लोग क्या सोचते हैं, खरपतवार का मतलब होता है कि भाई अपने जो पार्थिनियम, स्टोपोरस, गाजर घास लगी है, इन जैसे प्लांट जो होते हैं खरपतवार होते हैं ना। कोई भी अनवांटेड प्लांट, कोई भी अनऐच्छिक प्लांट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो अनवांटेड प्लांट अगर गलत जगह पर गलत समय पर उग आया है, कहीं पर ग्रो हो गया है, तो वो वीड कहलाएगा। कोई भी अनवांटेड प्लांट हो सकता है, जैसे कि एनी अनवांटेड प्लांट ग्रो आउट ऑफ द टाइम एंड प्लेस। अपने समय से हटकर और अपनी जगह से हटकर अगर कहीं कुछ उगने लगा है, कोई प्लांट अगर उगने लगा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो खरपतवार होता है। चाहे वो क्रॉप ही क्यों ना हो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, वीट का एक फील्ड है,
ठीक है। इस वीट के फील्ड में मान लो कि सोयाबीन का कोई पौधा निकल आया, मान लो यहाँ पर सोरगम का कोई पौधा निकल आया, ठीक है। अब वीट एक रबी क्रॉप है, पौधे किसके निकल आए, खरीफ क्रॉप के, ठीक है। अब तो आप कहोगे कि सर सोयाबीन का खरपतवार है, नहीं है, सोयाबीन तो क्रॉप है। सोरगम का खरपतवार है, नहीं है, सोरगम तो एक क्रॉप है। लेकिन ये जो सोयाबीन है, ये सोरगम है, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए एक अनवांटेड प्लांट है जो गलत समय पर उगाया है। अभी हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन गलत समय पर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, वीड। इसको हम क्या मानेंगे, वीड मानेंगे, भले ही ये सोयाबीन और सोरगम हो। ऐसे ही अगर हम बात करें, मान लो हमारा एक फील्ड है जिसमें हमने लगा रखा है वीट, एक हमारा दूसरा फील्ड है, भले ही वो जस्ट पास में ही क्यों ना हो, एक फील्ड ये रहा, उसके ठीक पास में 2 मीटर की दूरी छोड़कर एक दूसरा फील्ड है, उसमें हमने लगा रखा है मस्टर्ड। उसमें क्या लगा दिया हमने, मस्टर्ड। अब अगर गलती से मस्टर्ड का कोई प्लांट वीट के उसमें अपन को मिल जाए, वीट के फील्ड में मिल जाए, मस्टर्ड का कोई एक आधा प्लांट उस वीट के फील्ड में मिल जाए, तो वो गलत जगह पर आ गया है। मस्टर्ड की हमें ज़रूरत है लेकिन इस फील्ड में नहीं है। मस्टर्ड की जरूरत हमें कहाँ पर, उसके बगल वाले फील्ड में है, तो वो गलत जगह पर, यानी कि आउट ऑफ प्लेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, आउट ऑफ टाइम, यानी कि गलत समय पर निकल आया, तो वो भी खरपतवार है। आउट ऑफ प्लेस, हमें मस्टर्ड की ज़रूरत है लेकिन यहाँ इस वीट के फील्ड में नहीं है, तो वीट के फील्ड में जो मस्टर्ड वाला प्लांट होगा वो भी क्या कहलाएगा हमारे लिए, वीट। कहने के लिए बगल वाले फील्ड में ही मस्टर्ड की हमने खेती कर रखी है, लेकिन गलत जगह पर अगर कोई प्लांट निकल आता है जो कि हमारे लिए अनवांटेड है, हमारे वीट के फील्ड में मस्टर्ड आ गया, तो वो भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक तरह से वीड ही कहलाएगा। ये होती है खरपतवार की डेफिनेशन, वीड की डेफिनेशन। कोई भी अनवांटेड प्लांट हो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अगर वो गलत टाइम पर और गलत जगह पर उग जाए, वो वीड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, जहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में देखो क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखो, सबसे पहला कि वीड जो होते हैं वो किसी भी तरह के एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी खुद को टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब वीड जो होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब वातावरण जो है, एनवायरनमेंट कंडीशन जो है, वो कितनी भी बेकार से बेकार क्यों ना हो जाए, कितनी भी खराब कंडीशन, भयंकर बारिश आ जाए, भयंकर धूप पड़ जाए, भयंकर सर्दी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, ये खरपतवार जो होते हैं वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, उसकी मार को भी झेल लेते हैं, ठीक है। जो कि हमारे क्रॉप में ऐसे फीचर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, ये एग्रेसिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एग्रेसिव नेचर के। एग्रेसिव नेचर का मतलब है इनकी जो ग्रोथ होती है ना, वो इतनी ज़्यादा वाइग्रेस होती है कि अगर मेन क्रॉप से इसकी तुलना करें ना, तो मेन क्रॉप की ग्रोथ तो कुछ भी नहीं है। जितना ग्रोथ इनके अंदर 2-3 दिन में नजर आ जाता है ना, उतना ग्रोथ अपनी जो क्रॉप होती है, मेन क्रॉप होती है, उसमें महीनों में दिखता नहीं है। इतने ज़्यादा एग्रेसिव। एग्रेसिव से मतलब यहाँ पर है कि इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, बहुत तेज़ी से, ठीक है। इसके अलावा ये कॉम्पिटिटिव नेचर के भी होते हैं। कॉम्पिटिटिव का मतलब देखो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव नेचर। इसी की वजह से खरपतवार जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, मेनली किसानों के लिए। कॉम्पिटिटिव नेचर ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई बिन बुलाया मेहमान या कोई अपरिचित व्यक्ति हमारे घर में आके रहने लग जाए। चलो ठीक है, हमारे घर में आके रह रहा है भाई, हम नहीं जानते, ठीक है, रहने दो। ऊपर से हमारे घर में रहने के साथ साथ हमारे घर के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हमसे ज़्यादा तो वो कर रहा है, तो ये गलत है। वही चीज़ है कि अगर एक फील्ड है, मान लो ये रहा फील्ड, इस फील्ड में मेन क्रॉप लगी हुई है, ठीक है। इस मेन फील्ड में कोई 1-2 प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो खरपतवार है उगाए हैं, तो किसान सोचेगा ठीक है लगे रहने, तो क्या दिक्कत है यार, 2-4 प्लांट से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो खरपतवार ने कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, जो न्यूट्रिएंट आप अपनी क्रॉप को दोगे, जो पानी, जो इरिगेशन आप अपनी क्रॉप को दोगे, जो फर्टिलाइज़र आप अपनी क्रॉप को दोगे, उनका आपकी क्रॉप से ज़्यादा, जो मेन क्रॉप है उससे ज़्यादा इस्तेमाल कौन कर लेगा, ये वीड कर लेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करेगा, आप देख किसके लिए रहे हो, अपनी मेन क्रॉप, लेकिन उनको यूज़ कौन करेगा, ये खरपतवार। मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, चाहे पानी के लिए कॉम्पिटिशन हो, चाहे आपके न्यूट्रिएंट के लिए कॉम्पिटिशन हो। आपकी जो मेन क्रॉप है उसको जो इरीगेशन आप दे रहे हो उसका सबसे ज़्यादा यूज़ ये खरपतवार करेंगे। जो आप न्यूट्रिएंट दोगे, जो फर्टिलाइजर दोगे, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ ये खरपतवार करेंगे। इसलिए हमारे लिए ये नुकसानदायक है।
ये खरपतवार जो होते हैं एक तरह से हमारा जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो क्रॉप तक नहीं पहुंच रहा है। हम चाहते हैं कि उसकी उपज बहुत अच्छी हो, अब न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट कौन ले गया, ये खरपतवार ले गए, तो क्रॉप की जो उपज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इससे यील्ड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उपज में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो खरपतवार से ही होता है, लगभग 33%। कितना? 33% लॉस होता है खरपतवार से। इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे तो कोई है तो वो है आपका इंसेक्ट पेस्ट से होता है 26%। उसके बाद हम बात करें तो 20% होता है आपका डिसीज़ के द्वारा, ये आपके में ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है वो आपका किसके द्वारा होता है? खरपतवार के द्वारा होता है। कितना? 33%। इसको तो बाद में बता दूंगा मैं भी, इसको तो अब चलो खाली ये याद रख लो, वीड पढ़ रहे हैं अपन तो। DWR जो है अपना डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है कि 33% जो अपना लॉस होता है टोटल फूड ग्रेन में वो अकेला खरपतवार की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, और देखो और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। इनके अंदर जो सीड लॉन्गिटिविटी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। सीड लॉन्गिटिविटी का मतलब इनके सीड जो होते हैं वो कई सालों तक डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी ग्रो कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, चीनोपोडियम अल्बम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बथुआ बोलते हैं। चीनोपोडियम अल्बम जो है वो लगभग 20 से 25 सालों तक जीवित रहता है। यानी चीनोपोडियम अल्बम की सीड अगर किसी सॉइल में है और उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही तो 20 से 25 साल बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब भी वो जर्मिनेट कर सकता है। लाइक ये क्या आपका कॉर्नवॉल्वुलस आर्वेंसिस, हिंदी में कहते हैं इसको हिरनखुरी। जो कॉर्नवॉल्वुलस आर्वेंसिस है ये भी लगभग 20 सालों तक जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें फेलेरिस माइनर की, लाइक फेलेरिस माइनर, ये गेहूं का अच्छा खरपतवार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट खरपतवार है गेहूं के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये 4 से 5 सालों तक फील्ड में जीवित रह सकता है। इसके सीड 4 से 5 साल बाद भी जाके ग्रो कर सकते हैं। लॉन्गिटिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर सीड मल्टीप्लिकेशन जो है, या कह सकते हैं अपन जो सीड प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इनमें, बहुत ज़्यादा होता है। सीड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि इनके लिए कहावत है 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर वीडिंग। कहावत क्या है? वो कहावत लिखो यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रोवर्ब से कहावत है 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर वीडिंग। मतलब 1 साल अगर किसी खरपतवार ने बीज बना दिया तो 7 साल लग जाएंगे उसको कंट्रोल करने में। इतने ज़्यादा वीड बनाते हैं, इतने ज़्यादा वीड का प्रोडक्शन होता है, इतने ज़्यादा सीड का प्रोडक्शन होता है। देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जैसे कि ये खरपतवार है आपका अमेरेंथस, नाम सुना होगा आपने, अमेरेंथस स्पीसीज, जिसको हिंदी में कहते हैं चौलाई। ये अपना 1,96,000 सीड बनाता है पर प्लांट। सोचो, एक प्लांट, एक अकेला प्लांट 1,96,000। इसको छोड़ो आप, तो एक वो होता है इकाइनोक्लोआ, आपने नाम सुना होगा, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज, स्पेलिंग देख लेना ठीक नहीं है। इकाइनोक्लोआ स्पीसीज जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन, इंग्लिश में बोलते हैं बार्नयार्ड ग्रास। ये अपने राइस का जो मेन फील्ड होता है अपना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खरपतवार यही प्रॉब्लम देता है राइस के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? बार्नयार्ड ग्रास। ये जो बार्नयार्ड ग्रास है ना, आपको मालूम है ये बनाता है 7 लाख सीड। कितने? 7 लाख। देख लो 7 लाख हो गया क्या? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए। 7 लाख सीड बनाता है। कितने? 7 लाख एक प्लांट में। अब आप सोच लो, ऑब्वियसली ये जो कहावत है 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग, अगर ये इकाइनोक्लोआ स्पीसीज 7 लाख सीड बना देगा एक प्लांट में, भाई इसने तो इतने सारे सीड बना दिए कि वो 7 साल छोड़ो 15 साल तक के बराबर की सीड है। एक अकेला प्लांट 7 लाख सीड 15 सालों में भी नहीं बना पाएगा जितना इसने एक साल में बना दिए। तो एक बार अगर इसके सीड फैल गए तो 7 साल लग जाएंगे आपको कंट्रोल करने में। इसलिए ये कहावत बनाई गई 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग। ठीक है, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। एक आपका देख लो चीनोपोडियम अल्बम का भी लिख लो, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। चीनोपोडियम अल्बम जिसको हिंदी में कहते हैं बथुआ, इसमें आपका है 70,000 सीड पर प्लांट। एक प्लांट से 70,000 सीड बना सकता है ये। कौन सा? चीनोपोडियम अल्बम। ये तो बात की अपन ने सीड मल्टीप्लिकेशन या सीड प्रोडक्शन की। और देखो और क्या यहाँ पर सिमिलर मॉर्फोलॉजी होती है। यहाँ पर सिमिलर मॉर्फोलॉजी, ये भी एक बड़ी समस्या है। सिमिलर मॉर्फोलॉजी, कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो हूबहू बिल्कुल एज इट इज डिक्टो कॉपी जैसे होते हैं हमारे मेन क्रॉप के। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा फेलेरिस माइनर।
फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गेहूं सा या गेहूं का मामा। ये फेलेरिस माइनर सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप वो वीड है, वीट क्रॉप का। इनिशियल स्टेज की जब हम बात करते हैं, शुरुआती स्टेज की बात करते हैं, तो फेलेरिस माइनर का जो प्लांट है और वीट का प्लांट है उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा फेलेरिस माइनर है और कौन सा वीट है इनिशियल स्टेज में। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो पहचान में आ जाएगा, लेकिन शुरुआती स्टेज में नहीं पहचान सकते आप कि फेलेरिस माइनर कौन सा है और वीट कौन सा है। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें सिमिलर सीड के ऊपर भी, ये भी इनकी बड़ी समस्या है। कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जिनके सीड मेन क्रॉप की सीड से एज इट इज मिलते हैं, जैसे कि चिकोरियम, चिकोरियम इंटिवस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कासनी। ये चिकोरियम इंटिवस के जो सीड होते हैं ना, वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं बरसीम के सीड के। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम अपना होता है ना, एक फॉडर क्रॉप है बरसीम के सीड के। अगर चिकोरियम इंटिवस के सीड बरसीम के सीड के साथ मिल जाए तो आप अलग नहीं कर पाओगे, दोनों को पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सा चिकोरियम इंटिवस का है, कौन सा बरसीम सीड का है। इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी इनके अंदर होती है। और देखो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा एक इनमें अर्ली सीड सेटिंग होती है। अर्ली सीड सेटिंग, अर्ली सीड सेटिंग मतलब जब मेन क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं ना, उससे पहले ही इनकी सीड सेटिंग, मतलब इनकी सीड बन के तैयार हो जाते हैं और डिस्पर्स भी कर देते हैं, पूरी जगह फैला देते हैं, सारी जगह में फैला देते हैं। ठीक है, तो अर्ली सीड सेटिंग करते हैं जी। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे कि सीड लॉन्गिटिविटी, सीड मल्टीप्लिकेशन, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और सिमिलर सीड्स, ये इसके। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका ये कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है। कॉम्पिटिटिव किसके लिए, फूड के लिए और वाटर के लिए। ठीक है, जो आप न्यूट्रिएंट दोगे, फूड का हो या फिर न्यूट्रिएंट का हो, उसके लिए कॉम्पिटिटिव होता है, इसलिए हमारे लिए ये नुकसानदायक होता है। और ये डाटा आप लोग याद रखना, DWR डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च के अकॉर्डिंग जो टोटल फूड ग्रेन में हमारे जो लॉस होता है उसमें 33% लॉस अकेला वीड के द्वारा होता है, जो कि हाईएस्ट है। जो कि क्या है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट किस में है, पेस्टिसाइड, सॉरी अपने जो पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट, देखो पेस्ट जो होते हैं ना उसमें वीड भी आते हैं, पेस्ट में आपके इंसेक्ट भी आते हैं, पेस्ट में आपकी डिसीज़ भी आती है, पेस्ट में आपकी कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इकोनॉमिक लॉस करते हो ह्यूमन बीइंग को, वो सब पेस्ट में आते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वीट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस उसी से होता है 33%, जो कि हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये तो बात की अपन ने वीट क्या होता है, वीट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगली क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।